हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्राइड डोनर। कि मेरे पास कोई भी एक हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग रिएजेंट है, उसके सामने मैं कोई भी एक सबस्ट्रेट डाल देता हूं तो वो किस तरीके से, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो उस सबस्ट्रेट को रिड्यूस करेगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। एक टेबलेटेड फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट जो है वो किस सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर सकता है और किस सबस्ट्रेट को रिड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन उससे जानने से पहले आपको जो है किसी भी रिएजेंट का मैकेनिज्म आना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले मैंने जब बात की थी कल की वीडियो में, तो हमारे पास जो सबसे पहला कार्बोनिल कंपाउंड था वो क्या था मेरे पास, एसिड क्लोराइड। वो क्या था मेरे पास, एसिड क्लोराइड। देखिए बात जो बताता चल रहा हूं साथ के साथ ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। जो भी नोट्स बना रहे हो उसको हाईलाइट करते चलना, जो भी बात मैं आपको बताऊं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एसिड क्लोराइड है, इसके सामने मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल डाल दिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। एक मॉलिक्यूल डाल दिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, H नेगेटिव प्रोवाइड कर देगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। और ये H नेगेटिव कहां अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, ठीक है। और ये कार्बन क्या है मेरे पास, एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कार्बन है, क्योंकि यहां पे मेरे पास जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव, और यहां पे कार्बन के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। उसके अलावा साथ ही साथ मेरे पास जो ये क्लोरीन है ये भी क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींच के इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। तो जैसे ही ये H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कहां शिफ्ट होगी, ऑक्सीजन के ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाएगी। और मुझे यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे मेरे पास O नेगेटिव देखने को मिलेगा, यहां पे मेरे पास क्लोरीन है और यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। और ध्यान से बात सुनना, ये हाइड्रोजन अभी कहां से आया है मेरे पास, ये हाइड्रोजन मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया है। अब ये O नेगेटिव जो है ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए मेरे पास लिथियम साइड से आ जाएगा एज अ काउंटर आयन, ठीक है। O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए क्या आएगा मेरे पास, लिथियम प्रोवाइड रहता है हर टाइम पर सॉल्वेंट के अंदर एज अ काउंटर आयन। अब देखो ये O नेगेटिव क्या करेगा, O नेगेटिव जब वापस आएगा तो यहां से जो क्लोरीन है ये निकल जाएगा, यहां से ये क्लोरीन जो है निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, तो -Cl हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन मेरे पास क्या है, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी गिवन ग्रुप जो है वो लिविंग ग्रुप है या नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है मेरे पास कि अगर मेरे पास लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है, जो भी चार्ज लेके निकल रहा है, अगर उसके पास टेंडेंसी है कि वो उस चार्ज को स्टेबलाइज कर सके तो वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वरना वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो Cl जो है ये नेगेटिव चार्ज को लेके निकलेगा और ये जो है अच्छा खासा इसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो क्लोरीन या फिर मैं कहूं कोई भी हैलोजन जो होते हैं वो मेरे पास अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिल गया, अब दोबारा एक C डबल बॉन्ड O बॉन्ड देखने को मिल जाएगा और यहां पे मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। अब देखो होगा क्या, मेरे पास दोबारा एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल आएगा, मेरे पास दोबारा एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल आएगा, तो H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। दोबारा एल्डिहाइड में जो कार्बन है, कार्बन ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, तो H नेगेटिव दोबारा इसके ऊपर अटैक करेगा। दोबारा मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी और मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे RCO नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मेरे पास एक और हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। और जैसा मैंने कहा आपको, लिथियम मेरे पास हर समय प्रेजेंट रहता है एज अ काउंटर आयन। यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे मेरे पास जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो काम है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ नहीं कर सकता इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या आएगा, वर्कअप करवाना पड़ता है। देखिए वर्कअप में क्या होता है, हमें जो है जो भी चार्ज प्रेजेंट है, जो भी मेरे सबस्ट्रेट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उसको खत्म करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो मुझे सामने से कोई एक ऐसी चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो पॉजिटिव चार्ज हो, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड बना सके और उसको स्टेबलाइज कर सके। तो यहां पे मेरे पास याद रखना, जितने भी हम रिड्यूसिंग रिएजेंट पढ़ रहे हैं हाइड्राइड डोनर वाले, उसमें एंडिंग में मेरे पास O नेगेटिव बनेगा, तो सामने मुझे एसिडिक कंडीशन में मैं वाटर प्रोवाइड कर देता हूं, ये क्या करेगा, मुझे H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, ये मुझे H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा और ये जो है O नेगेटिव इस H पॉजिटिव को ग्रैब कर लेगा और मुझे क्या बना देगा, एक अल्कोहल बना के दे देगा। और मुझे क्या दे देगा, एक अल्कोहल बना के दे देगा। तो यहां पे अब मेरे पास जो है 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। यहां पे मेरे
पास 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, कितने एल्यूमिनियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल चाहिए मुझे एक एसिड क्लोराइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या अराइज हुआ है, कितने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल चाहिए एक एसिड क्लोराइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। तो क्या आंसर आएगा, 1 और 1 2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल चाहिए मुझे एक एसिड क्लोराइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। दूसरी बात, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं मेरे पास, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं मेरे पास, ये कहां से देखने को मिल रहे हैं मेरे को, ये दोनों कहां से आते हैं मेरे पास, ये दोनों ही हाइड्रोजन मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आते हैं, ये दोनों ही मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आते हैं। जबकि इस ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर जो चार्ज जो है, ये जो मेरे पास स्टेबलाइज करने के लिए H पॉजिटिव लेता है, ये कहां से आता है मेरे पास, ये मेरे पास सोलवेंट से आता है, ये मेरे पास कहां से आता है, सोलवेंट से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपसे एग्जामिनर जरूर पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डिफरेंट सेम ही क्वेश्चन के अंदर, सेम ही आंसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड यहां पे जो चेंज है हाइड्रोजन की पोजीशन है, इनको चेंज कर देता है। तो याद रखना, मेरे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वो कहां से आता है, सोलवेंट से आता है। जबकि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो कहां से आते हैं, वो मेरे पास जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मुझे देखने को मिलते हैं। और चौथी बात मेरे पास यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि मेरे पास एसिड क्लोराइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पे मेरे पास ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें एसिड क्लोराइड के अंदर देखनी थी। देखो जो क्वेश्चन बन रहे हैं साथ के साथ बताता चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं साथ के साथ बताता चलूंगा, जो भी बता रहा हूं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी नोट डाउन करनी है, क्योंकि कल की वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं इन्हीं चीजों के ऊपर। ठीक है, अब चलो सेकंड जो हमारे पास चीज है, सेकंड अगर मैं मॉलिक्यूल लेता हूं तो मान लीजिए मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ इस R1 ग्रुप का होता है। अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया तो मेरे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पे एक अदर अल्काइल ग्रुप ले लिया तो वो कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास लिख के चलो, R1 अगर H है तो यहाँ पे ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और अगर मेरे पास R1 जो है वो R है, कोई अदर अल्काइल ग्रुप है, तो वो बन जाएगा कीटोन। दोनों के लिए मेरे पास सेम ही मैकेनिज्म है। वैसे मैं इसका मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपने शायद ध्यान ना दिया हो तो वो है ये रहा। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी एल्डिहाइड का मैकेनिज्म बता चुका हूं, और मैंने अभी आपको कहा जो एल्डिहाइड का होगा वही कीटोन का मैकेनिज्म मुझे देखने को मिलेगा। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करो रिएक्शन मैकेनिज्म मत लिख के देखो, कोई भी चीज का मैकेनिज्म मत लिख के देखो। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना। जब आप शुरू में कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका अगर मैकेनिज्म पॉसिबल है, अगर उसका मैकेनिज्म आपको पता है, तो उसको जो है 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार लिख के देखो, जब तक वो यहां पे ना छप जाए। क्योंकि मैकेनिज्म के बिना ऑर्गेनिक को पढ़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। मैकेनिज्म नहीं आएंगे तो ऑर्गेनिक नहीं सीख सकते हो, और मैकेनिज्म में जितने ज्यादा हाथ चलेंगे ना, जितने ज्यादा हाथ चलेंगे उतना ज्यादा आपको जो है यूज टू हो जाओगे डायरेक्ट रिएक्टेंट को देख के डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में। ये चीज तभी पॉसिबल होती है जब आपको मैकेनिज्म अच्छे से पता हो, क्रैमिंग नहीं करनी किसी भी चीज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड सबस्ट्रेट की। मेरे पास जो की क्या है, मेरे पास कीटोन या फिर एल्डिहाइड, इसके सामने एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल आएगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल क्या करेगा, H नेगेटिव मुझे प्रोवाइड करेगा। ये H नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है शिफ्ट होगी, यहां पे क्या देखने को मिलेगा मुझे, O नेगेटिव देखने को मिलेगा। यहां पे R1 है, यहां पे हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन कहां से आता है, ध्यान रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा। एज ए लिथियम परसेंट होगा मेरे पास एज अ काउंटर आयन। तो यहां पे मैं इसको खत्म करवाने के लिए क्या करूंगा, अब नेगेटिव चार्ज को खत्म करवाने के लिए एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करूंगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्कअप भी कहते हैं। वर्कअप का मतलब ही ये होता है कि जहां पे चार्ज फॉर्म हो रहा हो उस चार्ज को हमें खत्म करवाना है। ठीक है, और यहां पे मेरे पास क्या देखने को मिल जाएगा, OH देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे OH देखने को मुझे मिल जाएगा। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, यहां पे देखो, यहां पे भी मुझे क्या मिला है, अल्कोहल ही देखने को मिल रहा है। एसिड क्लोराइड के अंदर भी आफ्टर रिडक्शन अल्कोहल देखने को मिला है। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी आफ्टर रिडक्शन अल्कोहल देखने को मिला है। लेकिन यहां पे एक फर्क है, यहां पे मेरे पास एक फर्क है। अगर मेरे पास R1 जो है वो H होगा, अगर R1 जो है वो H होगा, तो मुझे यहां पे
प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। और अगर मेरे पास जो R1 है वो कोई अल्काइल ग्रुप है, मान लीजिए R ही है, तो यहाँ पे मुझे सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलता है, यहाँ पे मुझे सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। यानी कि एल्डिहाइड के केस में मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, जबकि कीटोन के केस में मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे याद रहेगा कि कहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, कहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, कहाँ पे टर्शरी अल्कोहल, या फिर कहाँ पे क्या देखने को हमें मिलेगा? इसका सिंपल सा आपको एक ही आंसर दूंगा मैं। आंसर क्या है? सिर्फ एक चीज देखो, जहां पे मेरे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर प्रोवाइडिंग हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट, उसको आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो गिवन रिएजेंट से प्रोडक्ट बना है वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा या सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास इसी का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये इस कार्बन के साथ मेरे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ी है, तो इस कार्बन के साथ ही मैंने अल्कोहल जोड़ा है, किसी और कार्बन के साथ अल्कोहल नहीं जोड़ा है। तो अगर एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन लग जाता, और यहाँ पे मेरे पास कार्बन जो है वो एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। लो, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अगर यहाँ पे ये कीटोन लिया होता मैंने शुरू में, तो यहाँ पे मेरे पास कोई अदर R ग्रुप जुड़ा होता, कोई अदर अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता, और जिस कार्बन के साथ मेरे पास अल्कोहल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो अदर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। लो, बन गई मेरी बात। तो इस तरीके से आपको जो है पता चल जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ट्रिक हैं, ये चीजें सारी आपको खुद से समझनी होती है। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे जो है इनको रेक्टिफाई और जस्टिफाई नहीं कर पाते, इनको जो है अपने माइंड में पिरो नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि ये बात बताना उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि जिनकी ऑर्गेनिक वीक होती है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को समझने में, और मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा टाइम लगाएं। तो साथ के साथ मैं आपको ये बातें बताता चल रहा हूं ताकि आपको ये चीज जज करने में और इस कंक्लूजन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो ये था मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन। अब हम बात करते हैं मेरे पास तीसरे सबस्ट्रेट की। अब हम बात करते हैं मेरे पास तीसरे सबस्ट्रेट की, और तीसरा सबस्ट्रेट मेरे पास क्या है? तीसरा सबस्ट्रेट मेरे पास है एस्टर। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताई थी कि मेरे पास कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है और कौन सा सबसे कम, और मैं आपको अभी भी उसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लेके चल रहा हूं। इस चीज को याद रखना। अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं पता, तो जो इस मैकेनिज्म को खत्म करवाने के बाद मैं आपसे जो एक टेबलेटेड फॉर्म में बताने वाला हूं कि कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन से सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर सकता है, तो वो उस चीज को समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। तो पहले वो वीडियो के आना, फिर इस वीडियो के ऊपर जंप करना, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मुझे H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। ये H नेगेटिव अब आपको आता है, अब आपको सारा का सारा कुछ आता है, सेम मैकेनिज्म है, कोई इसमें अलग चीज नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे OET है, और मुझे पता है मेरे पास OET काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये O नेगेटिव जब वापिस आएगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को क्या मिल जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH देखने को मिल जाएगा। अब एल्डिहाइड आ गया, एक और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड का मैकेनिज्म तो अब आपको पता है, और यहाँ पे मेरे पास क्या देखने को मिल जाएगा? अब मैं मैकेनिज्म थोड़ा ना लिखूंगा, मुझे पता है मैकेनिज्म क्या है, मुझे आता है। मैं डायरेक्ट अब क्या करूंगा? प्रोडक्ट लिखूंगा, और प्रोडक्ट में मुझे पता है क्या होगा, जहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको मुझे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH लगाना है मुझे, बस एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब मुझे एक बात पता है कि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी वर्कअप भी करवा लिया है, साथ के साथ मैंने यहाँ पे वर्कअप भी करवा लिया है, और मुझे ये बात भी पता है कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये सोलवेंट से आया होगा, ये मेरे पास सोलवेंट से आया होगा, और ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आए होंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये 4 जो सबस्ट्रेट है इनका मैकेनिज्म सेम है। इन 4 सबस्ट्रेट को आप एक ही कंक्लूजन के साथ देख सकते हो। याद रखना कितने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज हो रहे हैं, कितने मेरे पास, कहां से मेरे पास जो है सोलवेंट से हाइड्रोजन आ रहा है, और कहां से मेरे पास जो है रिड्यूसिंग रिएजेंट से हाइड्रोजन आ रहा है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो बता देना, कमेंट करना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे प्रॉब्लम का पता चले कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है,
और देखो कोई भी चीज समझ में ना आए ऐसा मैं मानता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बेकार टीचर हूं कि मैं आपको इतनी छोटी छोटी बातें भी नहीं समझा सकूं। और बिलीव मी, जब आप मेरे साथ पढ़ते चलोगे तो आपको हर एक बात छोटी ही लगेगी। छोटी क्यों लगेगी? क्योंकि मैं उस चीज को इतना छोटा बना दूंगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपको वो चीज बड़ी लगने लगे, आपको वो चीज समझ में ना आए। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं। मेरे पास जो दो अदर सबस्ट्रेट रह गए, एक अमाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म मेरे पास फॉलो होता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम ही मैकेनिज्म फॉलो होता चला जाएगा। फोर्थ मेरे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ मेरे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या दे सकता है? ये H पॉजिटिव देता है। ये H पॉजिटिव देता है। होगा क्या? जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सामने आएगा, ये क्या करेगा? H नेगेटिव देगा और ये H नेगेटिव जो है इस H पॉजिटिव को ग्रैब करेगा। और कैसे एक्ट करेगा? आपकी बार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने की जगह एज अ बेस एक्ट करेगा। ये आपकी बार एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की जगह शुरू में कैसे बिहेव करेगा? एज अ बेस बिहेव करेगा। याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर, याद करो लेविश एसिड बेस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है, अर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट, जिसमें मेरे पास ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है कि मेरे पास बेस वही स्पीशीज होती है जो H पॉजिटिव को ग्रैब कर ले। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट ये क्या कर रहा है? एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जैसे ही एसिड इस H नेगेटिव ने H पॉजिटिव को ग्रैब कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? H नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके H2 बन जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या देखने को मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस में H2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, ये मुझसे पूछता है एग्जामिनर, बताओ इनमें से कौन सी ऐसी सबस्ट्रेट है जिसके सामने अगर मैं एक रिड्यूसिंग रिएजेंट प्रोवाइड कर दूं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। वहां पे क्या इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो वो कौन सी स्पीशीज है मेरे पास? वो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड करूंगा वैसे ही मेरे पास सबसे पहले एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्योंकि वो मेरे पास हाइड्राइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की जगह एज अ बेस एक्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पे मेरे पास सामने क्या बच गया? AlH3 बच गया। AlH3 कैसे बच गया? देखो होता क्या है, मेरे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड है H4, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज आखिरकार आया कहां से? ये नेगेटिव चार्ज लिथियम की वजह से आता है। जैसे ही मैं लिथियम हटा लगा दूंगा ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो लिथियम क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो लिथियम हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? H नेगेटिव देना पड़ेगा, राइट। अब देखिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेरे पास है, अगर इसमें से मैं एक H नेगेटिव स्पीशीज निकालता हूं, अगर इसमें से मैं एक H नेगेटिव स्पीशीज निकाल दूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म, एक हाइड्रोजन खत्म, बचेगा क्या पीछे? AlH3 ही तो बचेगा। पीछे क्या बचेगा? AlH3 ही तो बचेगा। तो वही तो मैंने लिखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, H नेगेटिव इसने दिया, क्या बच गया? AlH3 बच गया। और AlH3 कैसा होता है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। AlH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। याद करो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, याद करो ग्रुप 13, याद करो ऑक्टेट रूल। किसने दिया था? लेविश ने दिया था। और ऑक्टेट रूल के अंदर हमें पता है क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी स्पीशीज तभी स्टेबल होती है जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है स्टेबिलिटी, ठीक है। और यहां पे मेरे पास, इनके पास, बोरोन फैमिली के पास होते ही मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, तो 3 बॉन्ड बना पाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर पाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है और 2 इलेक्ट्रॉन वो पाना चाहते हैं खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ये। तो ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये होगा क्या? ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा और मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे यहाँ पे RCO डबल बॉन्ड O और AlH3 देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहाँ पे इसको ध्यान रखो। होगा क्या? अब नेक्स्ट स्टेप में एक बात याद रखना, मेरे पास जो OAlH2 होता है, जो OAlH2 होती है, ये बहुत अच्छी गुड लिविंग ग्रुप होती है। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जहां पर भी ये बनता है वहां पर ये निकलने की ट्राई करता है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है। तो होगा क्या मेरे पास? अब इस चीज को देखो, समझ के चलो। मेरे पास AlH3 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये दोबारा हाइड्राइड आयन डोनेट कर सकता है? बिल्कुल डोनेट कर सकता है। होगा क्या मेरे पास? अब यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O है, O
H और H आएगा मेरे पास, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा। हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O AlH2 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइड्राइड आयन आ जाएगा। ये हाइड्राइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वापस शिफ्ट होगा मेरे पास, और ठीक है। और मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे O नेगेटिव देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइड्राइड आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास OAlH2। और मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो OAlH2 होता है ये काफी अच्छी लीविंग ग्रुप होती है, तो ये जैसे ही वापस आएगा ये यहाँ से निकल जाएगा और मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। और एल्डिहाइड के सामने जब मैं एक और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल लेके आऊंगा तो अब आपको पता है क्या कार्यक्रम होने वाला है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, बताओ कौन सी ऐसी स्पीशीज है, कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके सामने अगर मैंने रिड्यूसिंग रिएजेंट प्रोवाइड कर दिया तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो आंसर है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के अंदर रिड्यूस करने के लिए कितने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए होते हैं। तो कितने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज हुए हैं, एक लिथियम एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज हुआ है, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, तो 2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के टाइम पर अगर मैंने सफिशिएंट अमाउंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड कर रखे हैं तो वहां पे कितने हाइड्राइड आयन यूज होते हैं। तो कितने हाइड्राइड आयन यूज हो रहे हैं, एक हाइड्राइड आयन यहाँ पे यूज हो गया, मेरे पास एक हाइड्राइड आयन ये वाला यूज हुआ है और एक हाइड्राइड आयन ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देगा, तो मेरे पास 3 हाइड्राइड आयन जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज हो रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये मेरे पास मैकेनिज्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, ये मेरे पास मैकेनिज्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए। अब मैं बात करता हूं अमाइड को रिड्यूस करने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है, और अमाइड के आगे तो आप स्टार लगा लेना, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मेरे पास सबस्ट्रेट है, ये इकलौता ऐसा सबस्ट्रेट है मेरे पास जो कि मुझे क्या देता है, अल्कोहल नहीं देता है, जो कि मुझे अल्कोहल नहीं देता है। जब भी मैं अमाइड को रिड्यूस करता हूं रिड्यूसिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो वो अमाइड नहीं देता, क्या देता है, अमीन देता है। वो अमीन में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। अमाइड अमीन में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। तो जैसे ही मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड किया, जैसे ही मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड किया, H नेगेटिव आएगा, ये H नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, O नेगेटिव की फॉर्म में शिफ्ट होगा, O नेगेटिव की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा मेरे पास, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोबारा वही कार्यक्रम होगा, ये AlH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा मेरे पास। अब ये AlH2 क्या है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पर जाएंगे और ये पूरा का पूरा इसको लीव करवा देगा। और क्या देखने को मिलेगा मुझे, RC डबल बॉन्ड O NR2 पॉजिटिव देखने को मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, एक और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल आएगा, एक और लिथियम एल्यूमिनियम का हाइड्राइड से मुझे एक और हाइड्राइड आयन देखने को मिलेगा। और मुझे पता है नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सदमे से ही मर जाएगा। और इस सदमे से बचाने के लिए इसके पास हीरो बन के कौन आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी और मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, RCH2 NR2 देखने को मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे यही मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में मुझे देखने को मिलता है जब मैं एक अमाइड को रिड्यूस करवाता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने इतना कोई मुश्किल काम किया ही नहीं है और मैं आपके लिए कभी किसी काम को मुश्किल होने भी नहीं दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे उस टॉपिक के बारे में जहां पे आपकी जान जो अटकी हुई है अभी तक आपकी जान जो अटकी हुई है कि सर इतने सारे मैकेनिज्म है, इतने सारे रिएजेंट है, कैसे याद करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे रिएजेंट्स जो हैं, जितने भी हाइड्राइड डोनर हमें पढ़ने हैं, फिलहाल 4 हाइड्राइड डोनर जो हमें पढ़ने हैं उनको मैंने एक साथ लिख लिया। और मैंने आपको अब ये बताना है कि इनमें से कौन से कार्बन कंपाउंड को मेरा कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट
रिड्यूस कर सकता है और कौन से को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो मेरे पास अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड मेरे पास कौन सा होता है, एसिड क्लोराइड। उसके बाद मेरे पास कौन सा आता है, एल्डिहाइड। उसके बाद मेरे पास कौन सा आता है, कीटोन। उसके बाद मेरे पास कौन सा आता है, एस्टर आता है। एस्टर के बाद मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद मेरे को अमाइड देखने को मिलता है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर है डाउन जाते हुए। यहां से जब यहां पे जाएंगे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इस कार्बन की ये क्या होती चल रही है, डिक्रीज होती चल रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे रिएक्टिविटी की। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो मेरे पास 4 रिएजेंट है। सबसे पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबसे पहला मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा मेरे पास जिंक बोरोहाइड्राइड। तीसरा मेरे पास लिथियम बोरोहाइड्राइड और चौथा मेरे पास जो है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे एक खतरनाक कंसेप्ट की और वो है कि ये रिड्यूसिंग रिएजेंट जो हैं किनको रिड्यूस कर सकते हैं और किनको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। एक ही जगह पे 4 रिड्यूसिंग रिएजेंट एक दिन में खत्म हो जाएंगे। मैकेनिज्म सबका बता चुका हूं, चाहे आप इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इनमें से कोई भी आप अगर एक्ट करवाओगे इनमें से किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर तो मैकेनिज्म हर जगह वही फॉलो होने वाला है जो अभी मैंने आपको करवाए हैं। तो मैकेनिज्म मैं आपको बार बार नहीं करवाऊंगा, यही मैंने आपको कहा था। जब तक हम नई वीडियो नहीं लाते तब तक आपको मैकेनिज्म के ऊपर बहुत काम करना है। मैकेनिज्म माइंड में डाल लेना, समझ लेना, जहन में डाल लेना, मैकेनिज्म आपको आना चाहिए सबका। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की मैं बात करूं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इसी वजह से शायद आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन मैंने आपको कहा था ध्यान देते चलना। मैंने जितने भी रिडक्शन करवाए हैं अभी, जितने भी सबस्ट्रेट के आगे रिएजेंट लिया है, सबके आगे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लिया था, क्योंकि मुझे पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इन सभी रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट के अंदर बाय रिडक्शन। ठीक है, इसीलिए मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड नहीं लिया था। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो वो आता है मेरे पास जिंक बोरोहाइड्राइड। देन मेरे पास जो बात करता हूं मेरे पास वो क्या है, मेरे पास लिथियम बोरोहाइड्राइड। और फिर मेरे पास जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये मेरे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड के केस में या फिर किसी भी रिड्यूसिंग रिएजेंट के केस में, ये मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, ऑर्गेनिक के अंदर जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ही कम सिलेक्टिविटी होती है। ऑर्गेनिक के अंदर जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी मुझे देखने को मिलती है उतनी ही कम मुझे सिलेक्टिविटी देखने को मिलती है, उतनी ही कम मुझे सिलेक्टिविटी देखने को मिलती है। ये बात कभी मत भूलना, कभी मत जहन से उतारना। जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ही कम सिलेक्टिविटी मुझे देखने को मिलती है। ये बात जब हम आगे ऑर्गेनिक के अंदर बात करेंगे तब आपको समझ में आएगी, अभी इतना ज्यादा इसका कुछ रोल खास नहीं है। इसको फिर भी नोट डाउन करना ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपको कुछ नया ना लगे। अब हम बात करते हैं मेरे पास यहाँ पे कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली कितने को रिड्यूस कर सकता है, किसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे फर्क मेरे पास एक तो मेटल का है, एक तो मेरे पास यहाँ पे फर्क क्या है, मेटल का है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी डिफरेंट हो रही है। और दूसरा फर्क मेरे पास यहाँ पे नॉन मेटल का है। यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम है जबकि यहाँ पे मेरे पास बोरोन है एज अ नॉन मेटल। तो यहाँ पे मेरे पास इन दो चीजों का फर्क रहता है जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना खतरनाक है, इसकी इतनी ज्यादा चलती है कि ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड वाले सबस्ट्रेट को रिड्यूस करवा सकता है, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड के रिएजेंट को, सॉरी सबस्ट्रेट को, रिएक्टेंट को रिड्यूस करवा सकता है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, मैकेनिज्म करवा चुका हूं, कौन सा चीज किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, अल्कोहल में, अल्कोहल में, अल्कोहल में, अल्कोहल में, अमीन में। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, अमीन। क्या दिक्कत रहेगी बताओ, मुझे पता है आपको भी याद हो जाएंगी। मैंने मैकेनिज्म को 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है, इसलिए मैं आज स्टेज पे हूं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होता चला जाएगा चीजों को लेके। तो मैकेनिज्म को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब बात करता हूं जिंक बोरोहाइड्राइड की, तो जिंक बोरोहाइड्राइड भी काफी अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट है।
ये भी सबको रिड्यूस करता है। इन दोनों को भी कैसे ना कैसे करके रो धो के रिड्यूस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है, थोड़ा सा स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है इसको, अगर इन दोनों कंपाउंड को, इन दोनों मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है। तो अब आपको समझ पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा किस टेम्परेचर कंडीशन पे जिंक बोरोहाइड्रेट इन दोनों को रिड्यूस कर देगा और कौन से टेम्परेचर कंडीशन पे रिड्यूस नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, देखो ही मत, आपको एग्जामिनर जिंक बोरोहाइड्रेट के केस में टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है खुद की। जैसे ही जिंक बोरोहाइड्रेट दिखे, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइड दिखे तो रिड्यूस कर देना, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है इन दोनों को रिड्यूस ये कर देगा। ठीक है, तो जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो बताता चलूंगा, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। अब मैं बात करता हूं कर लिथियम बोरोहाइड्रेट की, तो लिथियम बोरोहाइड्रेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं होता कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड को रिड्यूस कर सके। इसकी कैपेसिटी के बाहर चले गए, इसकी औकात से बाहर चले गए ये दोनों, इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों रिड्यूस नहीं कर सकता? क्योंकि लिथियम बोरोहाइड्रेट से जो मेरे पास हाइड्राइड आयन आएगा, इस हाइड्राइड आयन की इतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं है, इतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं है कि इन दोनों कार्बन कार्बन के ऊपर अटैक कर दें। क्यों? क्योंकि इन दोनों कार्बन कार्बन की इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं है। और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे मेरे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये जो अमीन ग्रुप है, ये प्लस एम इफेक्ट से, ये दोनों प्लस एम इफेक्ट से इस कार्बन कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट की। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट मेरे पास और भी वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। कार्बन में कीटोन के आगे तो ये जा ही नहीं सकता, इसके आगे ये बढ़ ही नहीं पाता, इनको रिड्यूस ये करवा ही नहीं सकता। तो ये था मेरे पास पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, एक ही झटके में, एक ही बारे में इन चारों रिएजेंट्स के मेरे पास जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो गए। इन चारों रिएजेंट की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कंप्लीट हो गई है। तो एक तरीके से मान के चलो, जो कोई भी एकेडमी ले लो, किसी पर्टिकुलर एकेडमी का नाम नहीं लूंगा मैं, जो एकेडमी आपको ये चीज 2 या 3 दिन में, 1-1 घंटे के लेक्चर कंप्लीट करवाने के बाद कंप्लीट करवाती है, मैंने आपको आधे घंटे में कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको शायद खुश होना चाहिए कि जो चीज 3 घंटे की थी वो आधे घंटे में कंप्लीट हो रही है। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। कल की वीडियो में हम इनको लेके, इन चारों रिएजेंट को लेके जो है बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की वीडियो कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड होने वाली है। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे आप मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम।